बच्चों अब आ जाओ अरिथमेटिक मीन में। अरिथमेटिक मीन में क्या है, इसको थोड़ा ना ध्यान से देखो। हमारे पास क्या है कि गिवन टू नंबर्स ए एंड बी, हमारे पास दो नंबर ए एंड बी, वी कैन इंसर्ट ए नंबर कैपिटल ए बिटवीन देम सो डैट स्मॉल ए कैपिटल ए और बी आर इन एपी। देखो हमारे पास जब भी अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए बोला जाएगा ना, तो हमारे पास दो नंबर्स गिवन होगा, ठीक है, और बोलेगा कि दो नंबर्स के बीच में एक अरिथमेटिक मीन निकालो। इसका क्या मतलब है कि दो नंबर्स के बीच में हमें एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना है कि सच डैट वो दो गिवन नंबर और जो हम नंबर इंसर्ट करेंगे वो एपी में आ जाए। हमारे पास क्या है, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी गिवन है, ठीक है, और हमने क्या करना है, कैपिटल ए नंबर इंसर्ट करना है बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी सच डैट स्मॉल ए कैपिटल ए और बी किस में आ जाए, एपी में आ जाए। तो अगर ये तीन नंबर्स एपी में है तो फिर क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल होगा। तो कैपिटल ए का वैल्यू क्या आ गया, ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। ये स्मॉल ए और स्मॉल बी तो गिवन होगा, हमें कैपिटल ए निकालना है, ठीक है। तो कैपिटल ए का वैल्यू क्या होगा, दोनों नंबर जो गिवन नंबर्स है ना उनको ऐड करके टू से डिवाइड कर दो। तो ये जो ए प्लस बी बाई टू हुआ इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन। इसे हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन बोलेंगे बिटवीन ए एंड स्मॉल ए, बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। We can also interpret the arithmetic mean between two number a and b as their average। उसको हम एवरेज से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 14 और 6 के बीच का हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है, वो क्या होगा 10। तो 10 जो है ना 10, ये 4 और 6, 14 नहीं, 4 एंड 16 के बीच का एवरेज भी है। एवरेज हम दो नंबर का कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। दस वी हैव कंस्ट्रक्टेड एन एपी 4, 10, 16। अब ये जो 10 है ये क्या हो गया, 4 और 16 के बीच का एवरेज हो गया बाय इंसर्टिंग ए नंबर 10 बिटवीन 4 एंड 16, ठीक है। द नेचुरल क्वेश्चन अराइज, अभी हमने क्या किया, अभी हमने एक सिंगल अरिथमेटिक मीन इस कैपिटल ए निकाला बिटवीन ए एंड बी। अब एक नेचुरल क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या हम एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास दो नंबर गिवन हो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, तो स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में हम एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन भी निकाल सकते, तो बिल्कुल निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम चाहे 10 अरिथमेटिक मीन निकाले, 20, इन जनरल एन अरिथमेटिक मीन निकाल सकते। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। हमारे पास दो नंबर गिवन होगा, इस दो नंबर के बीच में हमें कितने अरिथमेटिक मीन निकालने हैं, एन अरिथमेटिक मीन्स निकालने, ठीक है। ये नंबर और ये नंबर गिवन होगा, इसके बीच में हमें एन अरिथमेटिक मीन्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमने पहले एन अरिथमेटिक मीन को क्या मान लिया, एन अरिथमेटिक मीन्स को हमने मान लिया a1 a2 a3 डॉट डॉट an। ये एन अरिथमेटिक मीन हमने अज्यूम कर लिया बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ठीक है। बी एन नंबर्स बिटवीन ए एंड बी सच डैट ये पूरा क्या आ जाएगा, एपी में आ जाएगा। अगर ये हमारे पास ये एन नंबर्स यहां से लेके यहां तक एन नंबर्स, ये फिर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ये किस में आ जाएगा, एपी में आ जाएगा। अब अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां तक कितने टर्म्स हैं, यहां से यहां तक कितने टर्म्स है, तो यहां से यहां तक n+2 टर्म्स है। कैसे, यहां से a1 a2 a3 से लेके an, ये तो n टर्म्स हो गए, एक स्मॉल a और स्मॉल b दो टर्म्स और हो गया, तो टोटल कितने टर्म्स हो गए, n+2 टर्म्स हो गए। अब देखो ये जो है ना हमारा, इसको तुम ऐसे देखो, यहां पे क्या है कि हमारे पास ये a एंड b, इसके बीच में हमें क्या करना है, एन अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो हमने क्या किया, ए पहले अरिथमेटिक मीन को a1 बोल दिया, दूसरे अरिथमेटिक मीन को a2 बोल दिया, फिर a3 बोल दिया, ऐसे करके कितने अरिथमेटिक मीन निकाले, an b, ठीक है। अब ये जो b है ये किस में आ गया, ये तो हमारा ap में आ गया ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ गया, इसके कॉमन डिफरेंस को हमने d बोल दिया, ठीक है। अब ये जो b होगा ये कौन सा टर्म है ap का, ये n+2 टर्म है। तो b क्या है हमारा, b जो है हमारा n+2 टर्म ऑफ एपी का n+2 टर्म है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, nth टर्म को कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म तो स्मॉल ए है, कितने टर्म्स है, n+2 -1 इंटू डी। तो यहां से हमें क्या मिल गया, a प्लस n+1 इंटू डी। फाइनल हमें क्या मिला, b इज इक्वल्स टू a प्लस n+1 इंटू डी। तो यहां से हमें d का वैल्यू क्या मिल गया, b माइनस ए अपॉन n+1। और ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट भी है, ये रिजल्ट जो है ना ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है तुम्हें।
याद क्या रखना है वो बता रहा हूं। अगर तुम्हें दो गिवन नंबर्स के बीच में एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, जैसे ये दो गिवन नंबर था ना, स्मॉल ए और स्मॉल बी, इसके बीच में हमने एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया, तो जो एपी बनेगा ना, उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन एन। एन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट, जितने हमने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया है, ठीक है, +1। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड +1। ठीक है, ये बात आगे समझ में, ये याद रखना है, इट इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये जो है ना हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोला गया, बी क्या हमारा n+2 टर्म है, तो बी को क्या लिख सकते हैं, a+n+2 -1 इंटू डी। तो ये क्या हो गया, a+n+1 इंटू डी। तो यहाँ से हमें b का वैल्यू मिल गया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन n+1। अब हमें करना क्या है, हमारे पास ये स्मॉल ए और स्मॉल बी तो गिवन होगा, हमें तो ये a1 a2 a3 an इन सब का वैल्यू निकालना है ना। तो अब तुम ऐसे देखो, ये जो a1 है ये पहला अरिथमेटिक मीन है, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है, बट ये एपी जो बन रहा है ना, ये एपी इसका सेकंड टर्म है, इस बात को ध्यान में रखना है। ये जो a2 है ये सेकंड अरिथमेटिक मीन है, बट इस एपी का क्या है, इस एपी का थर्ड टर्म है। तो a1 क्या होगा, a1 तो हमारा फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है, बट एपी का क्या है, सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म को कैसे लिखते हैं, a+d। तो एक वन को क्या लिख दे, a+d। ए तो गिवन होगा, ये तो गिवन है, डी हमने यहाँ पे निकाल रखा है, डी यहाँ पे डाल दिया, तो a1 आ गया। फिर a2 क्या है, a2 हमारा सेकंड अरिथमेटिक मीन है, बट एपी का तो थर्ड टर्म है ना, एपी का थर्ड टर्म है। तो एपी के थर्ड टर्म को कैसे लिखते, a+2d। तो ए तो हमारा गिवन है 2, और यहाँ से यहाँ तक ये डी का वैल्यू डाल दिया, तो a2 आ गया। फिर a3 क्या हमारा थर्ड अरिथमेटिक मीन है, बट एपी का क्या है, फोर्थ टर्म है। तो एपी के फोर्थ टर्म को कैसे लिखते हैं, a+3d। तो a+3 और यहां से यहां तक d डाल दिया। an क्या है हमारा, nth अरिथमेटिक मीन है, ठीक है। तो उसको हम कैसे, nth अरिथमेटिक मीन है, बट एपी का क्या है, n+1th टर्म है, तो उसको कैसे लिखेंगे, a+nd। n और ये d आ गया। तो हमने क्या किया, a1 निकाल लिया, a2 निकाल लिया, a3 निकाल लिया, सारे अरिथमेटिक मीन निकाल लिए, ठीक है। अब ये देखो एग्जाम्पल नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है, बोला इंसर्ट 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 and 24 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। हमें 6 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है बिटवीन 3 and 24। 3 और 24 के बीच में हमें 6 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, सच दैट क्या हो, वो एपी में हो। तो हमने 6 अरिथमेटिक मीन को क्या मान लिया, a1 a2 a3 a4 a5 a6, ये हमने 6 अरिथमेटिक मीन मान लिया, ठीक है। अब ये 6 अरिथमेटिक मीन को हम कैसे लिखेंगे, 3 a1 a2 a3, 3 और 24 के बीच में हमने ये 6 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो एपी में हो गया, ठीक है ना, ये एपी में हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है a1 a2 a3 ये सब फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे फाइंड आउट, बहुत सिंपल है, पहले तो डी निकालेंगे। डी क्या होगा हमारा, यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, डी क्या होगा, लास्ट टर्म क्या है 24 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 3 अपॉन कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया हमने, 6। तो 6 + 1 क्या हो जाएगा, 21/7 क्या हो जाएगा 3। तो मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि जो कॉमन डिफरेंस मिला ना, इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस मिला वो हमें क्या मिला, 3। फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया, तो फिर हमें क्या मिल गया है, सारे टर्म्स मिल जाएंगे। a1 क्या होगा, a1 तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है, बट एपी का तो कौन सा, सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म को कैसे लिखते, a+d। a डाल दिया यहाँ पे, a भी 3 है, d भी 3 है, तो 6 हो गया। a3 क्या, a2 क्या हमारा सेकंड अरिथमेटिक मीन है, बट एपी का तो ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म को कैसे लिखते, a+2d। a लिखा, 2 लिखा, d लिख दिया, तो a2 मिल गया। सेम लाइन पे सारे अरिथमेटिक मीन निकाल लो, a1 a2 a3 a4 a5 a6 निकाल लो। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ना हम लोग करेंगे क्या, पहले एक बार मैं थ्योरी डिस्कस कर दे रहा हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग फिर सेपरेट वीडियो में करेंगे। अब बच्चों आ जाओ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। अगर तुम्हें एपी समझ में आया ना तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम लाइन पे जीपी है। इसमें क्या है कि एपी में हम लोग क्या करते थे, हमारा एक फर्स्ट नंबर होता था,
तो फर्स्ट नंबर से या फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म पे कैसे जाते थे, कांस्टेंट ऐड करके। जीपी में क्या होगा, जीपे में भी फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म से हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में जाएंगे, कैसे जाएंगे, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके, ठीक है। फिर सेकंड टर्म से थर्ड टर्म में एपी में कैसे जाते थे, कांस्टेंट ऐड करके। जीपी में कैसे जाएंगे, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके। मतलब जी एपी में जो एडिशन वाला काम था ना, जीपी में मल्टीप्लिकेशन वाला हो जाएगा। अब तुम ऐसे देखो, यहाँ पे हमारा क्या है, 2 जो है हमारा, ये जीपी का फर्स्ट टर्म है, ठीक है, सॉरी 2 जो हमारा वो जीपी का फर्स्ट टर्म है। उसके बाद 2 से सेकंड टर्म में कैसे गए, 2 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 मिल गया, सेकंड टर्म में आ गए। 4 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 8 मिल गया, थर्ड टर्म में आ गए। 8 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 16 हो गया, ये फोर्थ टर्म में आ गए। तो जीपी में हम क्या करते हैं कि जीपी में हम लोग जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। अब तुम ऐसे देखो, अगर सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म में आएंगे तो क्या करेंगे, कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे। 2 से 4 पे गए तो 2 मल्टीप्लाई किया, 4 से 2 में जाएंगे तो 4 में 2 डिवाइड कर देंगे। थर्ड टर्म से सेकंड टर्म में जाएंगे तो क्या करेंगे, कांस्टेंट से जिस कांस्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाई करके 4 से 8 में आए वही कांस्टेंट से डिवाइड करके 8 से 4 में आ जाएंगे, ठीक है। ये मिसप्रिंट है, ये है हमारा डिवाइडेड, ठीक है। अब तुम इसको ऐसे देखो, यहाँ पे ना ये हमारे पास, तुम ऐसे देखो, ये हो गया हमारा 1/9। इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया -1/3। 1/9 में तुम क्या करो, -1/3 मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, -1/27। फिर -1/27 हमारा सेकंड टर्म हो गया, देख लो ये है। अब फिर -1/27 में फिर क्या मल्टीप्लाई करो, -1/3, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 1/81। समझ में आ रही बात। फिर ये हमारा थर्ड टर्म आ जाएगा, फिर 1/81 में -1/3 मल्टीप्लाई करो तो -1/243 आ जाएगा। तो ये भी जीपी में है, ये भी हमारा जीपी में है, ये भी जीपी में, ये जीपी में कैसे है, 0.01 इसको डिवाइड कर दो 100 से तो क्या मिल जाएगा, डिवाइड कर दो 100 से तो मिल जाएगा 0.0001। ये हमारा थर्ड टर्म आ जाएगा। फिर इसको 100 से डिवाइड करो तो ये इसको डिवाइड करोगे 100 से, तो 100 से डिवाइड करने का मतलब 1/100 मल्टीप्लाई किया हमने। 100 से अगर मैंने बोला कि इसको डिवाइड किया, इसका क्या मतलब है कि 1 जैसे 0.01 इसको हमने मल्टीप्लाई किया ना कांस्टेंट से 1/100 से, तो हमें क्या मिल गया 0.0001। फिर 0.0001 को फिर हमने 1/100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल जाएगा 0.000001 थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो ये भी हमारा जीपी में, ठीक है। यहाँ तक तो आ रही है बात समझ में। इन ईच ऑफ द सीक्वेंस हाउ द टर्म प्रोग्रेस, वी नोट दैट ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट प्रोग्रेस इन अ डेफिनिट ऑर्डर। डेफिनिट ऑर्डर में आ रहा है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म में कैसे जाएंगे, एक कांस्टेंट से डिवाइड करके, ठीक है। A1 यहाँ पे इस केस में देखो, A1 क्या हमारा 2 है। अब A2/A1 मतलब A2 मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ये भी 2 है। थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, ये भी 2 है। फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, ये भी 2 एंड सो ऑन। अगेन इसमें देख लो, ये सारा भी क्या हो जाएगा कि हमारे पास A1 तो 1/9 है, A2/A1 करोगे, इसके लिए सेकेंड के लिए बता रहा हूँ, ये 1/3, ये कुछ नहीं है यहाँ पे। A2/A1 1/3 मिलेगा। फिर A3/A2, A3/A2 इसको 1/81 को डिवाइड करोगे ना, -1 किससे, अच्छा ये -1/9 मिलेगा। A1 हो गया, A1/A2, A2/A1 है ना, ये माइनस मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। फिर A3/A2 को करोगे, ये भी अगेन -1/3, ये भी -1/3, ठीक है। जीपी में हम ऑलरेडी जानते हैं कि जीपी में क्या होता है, एनी टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म हमेशा कांस्टेंट आता है। एनी टर्म बोलने का मतलब फर्स्ट टर्म को छोड़ के, कोई भी थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म अपॉन फोर्थ टर्म, ये क्या मिलेगा हमें, कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। अब देखो क्या बोला, ए सीक्वेंस A1 A2 A3 इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ ईच टर्म इज नॉन जीरो। सबसे पहले कि कोई सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कब कहलाएगा, कि जब उसके सारे टर्म्स क्या हो, नॉन जीरो हो। और ये देखो, ये कंडीशन दे रखा है,
यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए के प्लस वन, के प्लस वन एथ टर्म, तो के प्लस वन एथ टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा, के एथ टर्म, तो के प्लस वन एथ टर्म डिवाइडेड बाई के एथ टर्म क्या आना चाहिए हमारे पास, एक कांस्टेंट आना चाहिए आर के इक्वल। तो ये कंडीशन होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि केथ टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा, केथ टर्म से पहले वाला क्या होगा, एक के माइनस वन एथ टर्म, ये भी आर के इक्वल होना चाहिए। या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए के प्लस टू एथ टर्म अपॉन ए के प्लस वन एथ टर्म, ये भी आर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि तुम इसको ऐसे देखो, इसमें क्या बोला है, बाई लेटिंग ए वन इज इक्वल्स टू ए वी ऑब्टेन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर हमने फर्स्ट टर्म को क्या मान लिया, फर्स्ट टर्म को अगर हमने स्मॉल ए मान लिया तो हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे मिलेगा, पहला टर्म तो हो गया स्मॉल ए, स्मॉल मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया, इसको हमने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया आर से। जैसे एपी में क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं ना, वैसे ही हम जीपी में क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। तो ए को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया आर से, तो ए आर आ गया सेकंड टर्म। फिर ए आर को हमने क्या किया, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो ए आर स्क्वायर आ गया थर्ड टर्म। फिर इसको हमने कांस्टेंट आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर क्यूब आ गया। तो ये जो है ना, ये जीपी का स्टैंडर्ड टर्म है, वेयर ए इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म। ए को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, and R is called the common ratio of the GP. Common ratio in geometric progression 1, 2 and 3. इसमें क्या है, देखो इसमें कॉमन रेशियो क्या है, इस केस में इसमें कॉमन रेशियो क्या है, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो R का वैल्यू यहाँ पे 2 है। देख लो 4 डिवाइडेड बाई 2 कर लो ना, सेकेंड टर्म ये हो गया कॉमन रेशियो। इसमें कॉमन रेशियो क्या है, -1/3। इसमें आर का वैल्यू क्या, -1/3, यही लिखा हुआ है यहाँ पे देख लो। देखो पहले का कॉमन रेशियो 2 है, उसके बाद -1/3, उसके बाद कॉमन रेशियो क्या, 1/100। 1/100 को क्या लिख सकते हैं, 0.01। इसका कॉमन रेशियो क्या है, इसका कॉमन रेशियो हो गया 1/100। यहाँ पे आर का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 1/100। यहाँ पे आर का वैल्यू मिलेगा 1/100। यहाँ पे आर का वैल्यू क्या मिलेगा, -1/3। ठीक है, ये सब तो ऑलरेडी आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हमारा हो गया स्मॉल ए, आर को हमने क्या बोला, कॉमन रेशियो, एल को मैंने ऑलरेडी बता रखा लास्ट टर्म बोलते हैं, एन को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी एल जो होता है उसको हम nth टर्म भी बोलते हैं, मतलब लास्ट टर्म को nth टर्म भी बोलते हैं। एन हमारा क्या है, एन को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ टर्म से। ठीक है, और एस एन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म से। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एपी, एपी का जनरल टर्म क्या होगा, ये देख लो। जनरल टर्म ऑफ ए एपी नहीं, जनरल टर्म ऑफ ए जीपी, जीपी का जनरल टर्म क्या होगा। लेट अस कंसीडर ए जीपी, हमने एक जीपी कंसीडर किया जिसका फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए बोला हमने, फर्स्ट टर्म को क्या बोला हमने, स्मॉल ए, एंड कॉमन रेशियो को आर बोला। ठीक है, राइट अ फ्यू टर्म ऑफ इट, मतलब कि जनरल टर्म क्या होगा, जनरल टर्म को तुम ऐसे देखो, यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे अगर हमारा ए हो गया फर्स्ट टर्म, ये क्या बोल दिया हमने, इसको फर्स्ट टर्म बोल दिया, तो सेकंड टर्म कैसे मिलेगा, ए में आर मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा क्या हो गया, T2 सेकंड टर्म हो गया। T3 क्या होगा, सेकंड टर्म में आर मल्टीप्लाई करके, तो ये AR² हो गया। अब देखो ये थर्ड टर्म है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं AR3-1। फोर्थ टर्म को क्या कैसे लिखेंगे, थर्ड टर्म में आर मल्टीप्लाई करके, इसमें आर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, AR3। AR3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, AR⁴ इसी को तुम आगे बढ़ाओगे तो nth टर्म क्या होगा, ARn-1। यही हमारा जनरल टर्म हो गया जीपी का, ये हमारा क्या हो गया, जनरल टर्म ऑफ जीपी। थर्ड टर्म है ना, तो फोर्थ टर्म है तो 4-1, तो nth टर्म है तो उसको हम क्या लिखेंगे, ARn-1। इसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म, जनरल टर्म। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। वही ये फॉर्मूला डिराइव किया है, ये फॉर्मूला डिराइव किया देख लो। दस जीपी कैन बी रिटन एज, जीपी को हम ऐसे लिख सकते हैं,
ये कितने टर्म्स लिखे हैं यहाँ पे, एन टर्म्स लिखे हैं। ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये हो गया nth टर्म। ठीक है, अब अगर हमारे पास किसी जीपी में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो उसे हम फाइनाइट जीपी बोलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो उसे इनफाइनाइट जीपी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो जीपी दिख रहा है ना, ये जीपी क्या हमारा एक फाइनाइट जीपी है। क्यों? बिकॉज इसमें एन टर्म्स है। ठीक है, और अगर हमने जीपी के सारे टर्म्स को ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, सीरीज मिल जाएगा। जैसे ये देखो, ये हमारा सीरीज है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें जीपी के एन टर्म्स को ऐड कर दिया तो ये हमारा सीरीज बन गया। ठीक है, अब सीरीज भी फाइनाइट सीरीज कब होगा, जब जीपी में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे और उसको हमने ऐड कर दिया तो फाइनाइट सीरीज हो जाएगा, और जीपी में अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसको हमने ऐड कर दिया तो इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जीपी का जनरल टर्म हो गया। अब आते हैं सम टू एन टर्म्स। जैसे हमने एपी में पढ़ा था ना, एस एन, सम टू एन टर्म्स क्या पढ़ा था, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैसे ही जीपी में हम लोग क्या करेंगे, एन टर्म्स को के लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मतलब एक फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। एस एन को हमने क्या बोलते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स को एस एन बोलते हैं। ये क्या होगा, जीपी के एन टर्म्स को ऐड कर दो, फर्स्ट टर्म लिखा, सेकेंड टर्म लिखा, थर्ड टर्म लिखा, ये nth टर्म लिखा, सबको ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, एस एन मिल गया, मतलब एन टर्म्स हो गया। अब अगर कॉमन रेशियो, बात को सुनो ध्यान से, अगर कॉमन रेशियो 1 के इक्वल है, कॉमन रेशियो 1 के इक्वल होने का क्या मतलब है, इसको तुम ऐसे देखो, अगर कॉमन रेशियो 1 के इक्वल है इसका क्या मतलब है, इसको देखो। हमें किसका फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एस एन, फाइंड आउट करना है। एस एन क्या है, जीपी के एन टर्म्स को ऐड करना है, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस एंड सो ऑन ए आर एन माइनस वन। इसका हमें फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। इसमें क्या बोला, मान लो कि अगर मैं तुम्हें ऐसे टर्म दूं, 2, ऐसे ऐसे करके दे दूं n टाइम्स, तो ये क्या जीपी में है, तो बिल्कुल जीपी में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में आर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कॉमन रेशियो 1 हो जाएगा। अगर 2 को मैं n टाइम्स लिख दूं तो ये भी हमारा जीपी में, इस केस में कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैं बोलूं कि इन सबको ऐड करो, तो 2 कितने टाइम्स लिखा है, 2 हमारे पास n टाइम्स लिखा है, तो हमें 2 को ऐड करना, मतलब कि हमें एस एन जो फाइंड आउट करना है वो क्या होगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 n टाइम्स, n टाइम्स हमें ऐड करना है। तो n टाइम्स ऐड करेंगे तो इसका मतलब कि 2 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा एस एन हो जाएगा। 2 को हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म भी है, इस जीपी का फर्स्ट टर्म भी है ना, तो एस एन को हम ऐसे भी लिख सकते, ए एन भी लिख सकते। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी जीपी, कोई भी जीपी हो गिवन, उसमें अगर सपोज डैट कि कॉमन रेशियो 1 हो और बोले कि उस जीपी के एन टर्म्स का सम चाहिए, तो क्या लिखोगे, n इंटू फर्स्ट टर्म। जैसे अगर मैंने एक जीपी इन जनरल ले लिया, मान लो हमने ये फाइंड आउट करना है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये भी जीपी में n टाइम्स, यहाँ पे आर क्या हमारा 1 है, ये है ना जीपी में, ये R1 है। अब मैं बोलूँ एस एन निकालो, तो ये तो जीपी में कॉमन रेशियो क्या है, 1, तो एस एन क्या होगा, ए को n टाइम्स ऐड करो या ए को n से मल्टीप्लाई करो, बात तो बराबर है। तो ये हो गया a इंटू एन, ए इंटू एन को क्या लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म इंटू एन, क्या हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ये कब होगा, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, ये तभी वैलिड है व्हेन कॉमन रेशियो इज 1, इसको याद रखना, तभी वैलिड है। ठीक है, अगर हमारे पास किसी जीपी का कॉमन रेशियो 1 होगा तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। इसको देखो, अब यही केस यहाँ बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आर का वैल्यू 1 है तो एस एन क्या होगा, ए प्लस ए कितने टाइम्स, प्लस ए n टाइम्स होगा, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एन ए। तो इसका मतलब कि जब r का वैल्यू 1 होगा तो फिर r का वैल्यू 1 होगा तो एस एन क्या होगा, n इंटू ए हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एस एन हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे क्या है कि अगर r 1 के इक्वल नहीं है, उस केस के लिए हम लोग बात करेंगे। इसको देखो, मैं यहाँ पे करता हूँ फिर से सॉल्व, देखो ध्यान से।
इफ आर इज नॉट इक्वल्स टू 1, अगर आर जो है हमारा 1 के इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे उसको देखो। यहां पे हमने बोला अगर आर 1 के इक्वल नहीं है तो फिर एस एन क्या हो जाएगा, एस एन होगा ए पहला टर्म, दूसरा टर्म क्या होगा ए आर स्क्वायर, तीसरा टर्म क्या होगा ए आर क्यूब, चौथा टर्म क्या होगा ए आर टू द पावर 4 प्लस nth टर्म क्या होगा ए आर एन माइनस 1। यहाँ पे जो आर है 1 की इक्वल नहीं है, देख लो ना, यहाँ पे अगर तुम आर का वैल्यू 1 डाल दोगे तो सब जगह 1 डालोगे तो नहीं आ जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया आर 1 के इक्वल नहीं है और इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब हमने क्या किया, फ्रॉम आर इंटू 1, फर्स्ट इक्वेशन को हमने आर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करोगे, राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा हमें, आर इंटू एस एन हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा ए आर प्लस, यहाँ आर मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर हो गया ए, सॉरी ये मैंने कुछ ना यहाँ पे ए आर स्क्वायर लिख दिया, सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ पे ना थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, सॉरी। सेकेंड टर्म हमारा ए है, उसके बाद ए आर होगा ना, उसके बाद ए आर स्क्वायर होगा, फिर होगा ए आर क्यूब, फिर होगा ना ए आर पे पावर एन माइनस 1। ये हमारा ना टर्म है। यहाँ पे हमने बोला आर 1 के इक्वल नहीं है। अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई किया, तो अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको भी आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इंटू एस एन, यहाँ भी हर एक टर्म को आर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर, इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे ए आर स्क्वायर, इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे ए आर क्यूब, इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे ए आर टू द पावर 4, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। ये क्या होगा, इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आर पे एक पावर, ये एक पावर ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा ए आर एन, ठीक है। अब हमने इसको तो फर्स्ट इक्वेशन बोला था, इसको सेकेंड इक्वेशन बोल दिया। अब हमने क्या किया, फ्रॉम 1 माइनस 2, फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, एस एन माइनस आर इंटू एस एन, ठीक है। अब तुम देखो, अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो यहाँ देखो, फर्स्ट में से सेकेंड सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ए आर कैंसिल हो जाएगा, ये ए आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे होगा ना। चलो मैं लिख के दिखा रहा हूं, चलो मैं लिख के दिखा रहा हूं। ये देखो, इसमें क्या होगा, ए प्लस ए आर स्क्वायर। यह काम करो, ऐसे करने में तुमको समझ में नहीं आएगा, ऐसे सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पहले एक बार लिख लिया मैंने एस एन को दोबारा, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर एन माइनस 1। आर से मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, आर इंटू एस एन, ये क्या हो जाएगा ए आर प्लस ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर टू द पावर 4 प्लस ये क्या हो जाए ए आर एन। सब्ट्रैक्ट किया ना तो ये माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये माइनस, सब माइनस हो जाएगा। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, मतलब इसका जो होगा फोर्थ टर्म और यहाँ से थर्ड टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसका सेकंड टर्म यहाँ से फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो इसका nth टर्म इससे पहले वाले टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में बचा एस एन माइनस आर इंटू एस एन, और यहाँ क्या बचा, एक ए बचा और यहाँ बचा ए माइनस ए आर टू द पावर एन। यहाँ से ए कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1 माइनस आर टू द पावर एन। यहाँ से तुम एस एन कॉमन ले लो तो 1 माइनस आर किसके इक्वल हो गया, ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन। तो यहाँ से हमें एस एन का वैल्यू क्या मिल गया, ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। अब तुम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से माइनस कॉमन ले लो और कैंसिल कर दो तो क्या हो जाएगा, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। समझ रहे हो बात को, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना हमें
ये जो है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसे हमें याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद यही फॉर्मूला दे रखा है, देखो ड्राइव किया है यहाँ पे, यही दो फॉर्मूला ड्राइव किया है एस एन का, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या बोल रहा है, फाइंड द 10th nth टर्म ऑफ ए जीपी। इस जीपी का 10th टर्म और nth टर्म निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, 10th टर्म और nth टर्म। तो सबसे पहले जीपी का ए क्या हमारा, फर्स्ट टर्म क्या 5, कॉमन रेशियो क्या है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कर दो तो कॉमन रेशियो आ जाएगा। तो हमने सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म किया तो हमें कॉमन रेशियो क्या मिल गया, वो भी 5। तो 10th टर्म क्या मिलेगा, A10 क्या मिलेगा, यही होगा ना, ए आर पे पावर 10 माइनस 1। nth टर्म क्या मिलता है, a इंटू आर पे पावर n माइनस 1। तो 10th टर्म क्या होगा, ए आर 10 माइनस 1। तो A10 क्या होगा, ए आर 9। ए का वैल्यू क्या है 5, आर का भी वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 5 टू द पावर 9, ये हो गया 5 टू द पावर 10, ये 10th टर्म हो गया, ठीक है। अब बोला nth टर्म निकालो, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर पे पावर n माइनस 1। ए क्या है 5, आर भी है 5 पे पावर n माइनस 1, तो 5 पे पावर ऐड होगा तो 5 पे पावर n, ये हो गया an, ये nth टर्म हो गया। देख लो ये nth टर्म है कि नहीं, देख लो, n का वैल्यू 1 डालो तो 5 पे पावर 1 क्या होगा 5, तो देख लो पहला टर्म आ गया। n का वैल्यू 2 डालो तो 5 पे पावर 2 25, दूसरा टर्म आ गया। n का वैल्यू 3 डालो तो 5 क्यूब 125, तीसरा टर्म आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, nth टर्म। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों इसमें एग्जाम्पल नंबर 10 में, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 9। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 में। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या, विच टर्म ऑफ द जीपी अप टू एन टर्म इज दिस। मतलब ये हमारे पास जीपी है, बोला है कि ये जीपी का कौन सा टर्म ये होगा, ठीक है। जीपी को आगे बढ़ाते जाएंगे ना, तो कौन सा टर्म 131072 के इक्वल होगा। तो हमने मान लिया कि जो nth टर्म होगा वो इसके इक्वल होगा। तो फिर यहाँ पे हमने क्या किया, इसको nth टर्म के इक्वल कर दिया। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। ए क्या हमारा 2, आर क्या है, आर निकाल लो, ए डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 6 हो जाएगा आर। तो आर का सॉरी ए डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 4 हो गया, यहाँ देखो 4 आर हो गया। ए हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया 2 हो गया। तो nth टर्म का वैल्यू क्या हो गया 2 इंटू 4 टू द पावर n माइनस 1। ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। हमने मान लिया ना कि nth टर्म जो होगा हमारा वो इस नंबर के इक्वल होगा। तो अब इसको हमने कैलकुलेट किया, 4 को तुम क्या लिख सकते हो, ये 4 है ना ये हमारे पास, पहले तो इस 2 को ले जाके यहाँ से डिवाइड कर दो, तो 2 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, ये किसके इक्वल होगा 4 टू द पावर n माइनस 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये एक्चुअल में 4 टू द पावर 8 लिखा हुआ है, तो इसको हमने कर दिया 4 टू द पावर 8। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन क्या बना, 4 टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू 4 टू द पावर n माइनस 1। तो n माइनस 1 का वैल्यू हमें 8 मिला, तो n का वैल्यू क्या मिला 9 मिल गया। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास जीपी दे रखा है ना 2 8 32, ऐसे जो जीपी दे रखा है जिसका फर्स्ट टर्म हमारा 2 है एंड कॉमन रेशियो हमारा 4 है, इसका तुम 9th टर्म निकालोगे ना, 9th टर्म वो इस नंबर के इक्वल आ जाएगा। मतलब ये 131072 इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है।